कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी उन्माद का दूसरा भाग। मनोमालिन्य बढ़ता गया। आखिर मनहर ने उसके साथ दावतों और जलसों में जाना छोड़ दिया। पर जेनी पूर्ववत सैर करने जाती, मित्रों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनहर के साथ न जाने से लेशमात्र भी दुख या निराशा न होती थी, बल्कि वह शायद उसकी उदासीनता पर और भी प्रसन्न होती। मनहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता। पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई थी। वहाँ स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था, यहाँ स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता था। वह जानता था शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का यही एक अवलंब रह गया था। गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मामला संगीन था, उसे सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी। स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो चला था, मगर जेनी अपने सैर सपाटे में मग्न थी। आखिर एक दिन उसने कहा, मैं नैनीताल जा रही हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती। मनहर ने लाल लाल आंखें निकालकर कहा, नैनीताल में क्या काम है? वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया। जेनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा पर तुली हुई थी। बोली, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकालकर कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। फिर तुम साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूँ, इस पर भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी जेनी। मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्न में भी यह गुमान न था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी। जेनी ने अविचलित भाव से कहा, तो क्या तुम समझते थे मैं भी तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी कोई लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हें सहलाऊंगी? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेजी सभ्यता इतनी मोटी सी बात मालूम नहीं, तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं। तुमने मुझसे विवाह किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो। सभी पुरुष ऐसा करते हैं और तुमने भी वही किया। मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती, लेकिन जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया, जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था, तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज नहीं हो सकते। मैं अंग्रेज हूं और हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे। मनहर हतबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक एक शब्द विष के घूंट की भांति उसके कंठ के नीचे उतर रहा था। कितना कठोर सत्य था। पद लालसा के उस प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के उस अदम्य प्रवाह में वह भूल गया था कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौनों से अधिक मूल्य नहीं रखते। यह विस्मृत सत्य इस समय अपने दारुण विलाप से उसकी मदमग्न चेतना को तड़पाने लगा। शाम को जेनी नैनीताल चली गई। मनहर ने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। 3 दिन तक मनहर घर से न निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिस पर वह गर्व करता था, जिन्हें पाकर वह अपने को धन्य मानता था, अब परीक्षा की कसौटी पर आकर नकली पत्थर सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराजित आत्मा एकांत रोदन के सिवा और कोई त्राण न कर पाती थी। अपनी टूटी हुई झोपड़ी को छोड़कर वह जिस जिस सुनहले कलश वाले भवन की ओर लपका था, वह मरीचिका मात्र थी। और अब उसे फिर उसी टूटी झोपड़ी की याद आई जहां शांति, प्रेम और आशीर्वाद की सुधा पी थी। यह सारा आडंबर उसे काट खाने लगा।
उस सरल शीतल स्नेह के सामने ये सारी विभूतियां तुच्छ सी जचने लगी। तीसरे दिन वह भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा था, दूसरा जेनी से अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता। जेनी के पत्र में उसने लिखा, हम और तुम दोनों ने भूल की और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूं, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अपराध न तुम्हारा है न मेरा। समझ का फेर तुम्हें भी था और मुझे भी। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है और सब मैं छोड़े जा रहा हूं। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर दोनों पत्रों की रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से चलने को तैयार हो गया। जेनी ने जब मनहर का पत्र पाकर पढ़ा तो मुस्काई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि उसे इस पत्र से जरा भी घबराहट न हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वह उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी न होती, उसके दिल पर चोट लगी होती और वह अब तक यहाँ न होता। कब का यह स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना ही बता रहा है कि वह केवल बंदर घुड़की दे रहा है। जेनी ने स्थिर चित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। जेनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध या प्रतिकार न था, उसमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों में जैसे रक्त उबला पड़ता था। जेनी ने समीप जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम इतने निष्ठुर तो कभी न थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई वागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। चलो आज सैर कर आए। उसी नदी के किनारे तुम अपना वही प्यारा गीत गुनगुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता हूं। क्या कहती हो, मैं बेमुरव्वत हूं? ये तुम्हारा अन्याय है वागी। मैं कसम खाकर कहता हूं, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने मुझे रुलाया हो। जेनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम ये क्या उलझुल बक रहे हो? वागी यहाँ कहाँ है? मनहर ने उसकी ओर अपरिचित भाव से देखकर कुछ कहा, फिर जोर से हंसकर बोला, मैं यह न मानूंगा वागी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां मैं तुम्हारे लिए फूलों की एक माला बनाऊंगा। जेनी ने समझा यह शराब बहुत पी गए हैं, बकझक कर रहे हैं, इनसे इस वक्त कुछ बातें करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे से बाहर चली गई। उसे जरा सी शंका हुई थी, यहां उसका मूलोच्छेद हो गया। जिस आदमी का अपनी वाणी पर अधिकार नहीं, वह इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट सी लग गई। कभी वागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को और कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती, उस अतीत में जब जेनी ने काली छाया की भांति प्रवेश न किया था और वागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती रहती थी। दूसरे दिन जेनी ने जाकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो रही है? मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखकर कहा, तुम कौन हो? क्यों, मुझे नहीं पहचानते हो? इतनी जल्दी भूल गए? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जेनी ने और अधिक बातचीत न की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठवा ली और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। उसे अब कुछ कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितनी वह समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था।
इसी घोड़े पर बैठकर वह शिकार खेलती थी। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ। मगर 1 सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की मानसिक दशा में कोई अंतर न हुआ। न मित्रों को पहचानता था, न नौकरों को। पिछले 3 वर्षों का जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जेनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता न था। 5 साल के बाद वागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे। वागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे हुए बैठी थी। उसका मायका संपन्न था। बार बार बुलावे आते, बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली। जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना कि वह विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना वह ईसाई हो गया है, आचार विचार त्याग दिया है। तब उसने माथा ठोक लिया। घर की अवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वह बिकी। फिर गहनों की बारी आई। यहां तक कि अब केवल आकाशी वृत्ति थी। कभी चूल्हा जल गया, कभी ठंडा पड़ा रहा। एक दिन संध्या समय वह कुएं पर पानी भरने गई थी कि एक थका हुआ जीर्ण विपत्ति का मारा जैसा आदमी आकर कुएं की जगत पर बैठ गया। वागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट बढ़ा लिया। आंखों पर विश्वास न हुआ। फिर भी आनंद और विस्मय से हृदय में फुरेरियां उड़ने लगी। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली, अम्मा जी, जरा कुएं पर जाकर देखो कौन आया है। सास ने कहा, तू पानी लेने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी नहीं है। कौन आया है कुएं पर? चलकर देख लो ना। कोई सिपाही प्यादा होगा, अब उसके सिवा और कौन आने वाला है? कोई महाजन तो नहीं है? नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं चलती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी यह दशा है मानू? क्या बीमार हो? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूं। मैं बड़ी दूर से पैदल चला आ रहा हूं। गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़े। किस ठाठ से आया है? बड़े ऊंचे पद पर है, हजारों रुपए पाता है। अब उसके ठाठ का क्या पूछना। मेम भी साथ आई है या नहीं? मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल, कपड़े तार तार, बाल बढ़े हुए जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम किसी ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास करके कहा, मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, तुम विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा, विलायत? विलायत कौन गया था? अरे भांग तो नहीं खा गए हो? तुम विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की भांति हंसा। मैं विलायत करने क्या जाता? अजी, तुमको वजीफा नहीं मिला था? यहां से तुम विलायत गए थे, तुम्हारे पत्र बराबर आते थे। अब तुम कहते हो विलायत गए ही नहीं। होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की ओर आंखें फाड़कर देखा और बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था। आप लोग न जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वह अपने होशवास में नहीं है। उसे विलायत जाने से पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के हर एक आदमी को पहचानता था। सबसे नम्रता और प्रेम से बातें करता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेज बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। वागेश्वरी को अब उसके प्रेम में अस्वाभाविक अनुराग दिखता था जो बनावटी मालूम होता था। वह चाहती थी उसके व्यवहार और आचरण में पहले किसी बेतकल्लुफी हो। वह प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10 ही 5 दिनों में उसे ज्ञान हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने
माँ बाप के इतना अदब पहले कभी न किया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में संकोच न था। वह जो बाजार से साग भाजी लाने में अनादर समझता था, अब कुएं से पानी खींचता, लकड़ियां फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था। अपने ही घर में नहीं, सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता का चर्चा होता था। एक बार मोहल्ले में चोरी हुई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की, पर चोरों का पता न चला। मनहर ने चोर का पता ही नहीं लगा दिया, बल्कि माल भी बरामद करा दिया। इससे आसपास के गांव और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी हो जाती थी तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग सफल भी होते थे। इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था सी हो गई। वह वागेश्वरी का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते थे। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो इतना ही, यही सनक उसे सवार हो गई थी। वागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता था, पर उसकी यह बीमारी उस स्वास्थ्य से अधिक उसे प्रिय थी जब वह उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जेनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वह सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में से ऐसा कोई न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जेनी को कुछ ग्लानि भी होती थी। वह अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हॉर्न की आवाज सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जेनी को देखने लगा मानो उसे कभी देखा ही नहीं। जेनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह मुझसे छिपकर क्यों चले आए और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें चाहिए था कि मुझे सावधान कर देते। छिपकर चले आने से क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वह भी हाथ से गई। मनहर काट के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जेनी ने फिर से कहा, तुम्हारे चले आने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए वह सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख में बीमार हो गई थी। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढाढ़स देती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बातचीत की है, वह मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझे आशा है उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। मनहर चुपचाप विरक्त भाव से देखता रहा, मानो वह कुछ देख रहा है ना कुछ सुन रहा है। सहसा वागेश्वरी निकल आई। जेनी को देखते ही वह ताड़ गई, यही मेरी यूरोपियन सौतन है। वह उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले गई। मनहर भी उनके पीछे पीछे चला गया। जेनी ने ठूठी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो तुमसे किया ही होगा। मेरी इनसे लंदन में शादी हुई है। वागेश्वरी बोली, यह तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। जेनी, इन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? कभी नहीं। इन्हें तो कुछ याद नहीं। आपको यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। महीनों के बाद तब इनके घर का पता चला। वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया। जेनी ने तिरस्कार करके कहा, क्यों? क्या आप इन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हैं? वागेश्वरी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वह अपना आत्मा को भूल गए थे, अब उसे पा गए। फिर उसने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार से तो वह तब बीमार थे, अब स्वस्थ हैं। जेनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस। इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। यह जासूसी में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न हैं। ये चाहें तो अब भी इन्हें वह जगह मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका रोग असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। आपके इनकी बहन है? वागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही हैं। ये मेरे स्वामी हैं। जेनी पर जैसे मानो वज्रपात सा हुआ। उसके मुख पर से नम्रता चली गई और मन में छिपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई।
दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है, इसने मुझे बड़ा धोखा दिया। मुझसे इसने कहा था मेरी स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है, ये पागल नहीं है, इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत से इसकी सजा कराऊंगी। क्रोधावश के कारण वह कांप उठी, फिर रोती हुई बोली, इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा घोर अपमान किया है। ऐसा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वह थोड़ा है। इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फांसा। मैंने ही इसे जगह दिलाई, मेरे ही प्रयत्नों से यह बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, और इसने मेरे साथ कपट किया। जनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई, फिर तैश में उठी और मनहर के पास जाकर उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तुमने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव से खड़ा रहा मानो कोई प्रयोजन नहीं है। फिर वह सिंघनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। वागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम ऐसी डायन ना होती तो उनकी यह दशा क्यों होती? जैनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प कर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसी वक्त मनहर की माता दोपहर की नींद से सोकर उठी और जैनी को देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न की आंखों से ताका। वागेश्वरी ने उपहास के भाव से कहा, ये आपकी बहू हैं? बुढ़िया तिनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? ये मेरी बहू बनने जोग है बंदरिया। लड़के पर न जाने क्या कर करा दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जनी एक क्षण तक खून भरी आंखों से मनहर की ओर देखती रही, फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और वागेश्वरी पर छोड़ना चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और अपनी छाती में गोली मार ली।